हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 5 मई और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। हाल ही में जो सेबी है उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे ई प्राप्ति पोर्टल के बारे में। आईएनएस महेंद्रगिरी न्यूज में है, इसके बारे में देखेंगे। पद्मा दोत्रे पद्मा दोरे टाइटल टेक्सटाइल इनिशिएटिव जो है इसके बारे में देखेंगे। इटली अभी हाल ही में न्यूज में है, इसके बारे में देखेंगे। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे। हाल ही में संपन्न हुई जो 5th इंडिया तंजानिया ज्वाइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग है, इसके बारे में देखेंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। हाल ही में न्यूज में रही ये जो कोरवाई ट्राइब है, इसके बारे में देखेंगे कि ये किस रीजन से संबंधित है और क्या इनकी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिन्वेक्स सेकेंड 2026 एक्सरसाइज के बारे में। और लास्ट में देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The past risk and return verification agency, which recently became fully operational, was launched by which organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में पूरी तरह से चालू हुई जो पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी है, इसको किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है हाल ही में ये जो एजेंसी ऑपरेशनल हुई है ये किस संगठन ने लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये लॉन्च किया है सेबी ने। आप देख सकते हैं द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी is a regulatory initiative launched by the Securities and Exchange Board of India. इसका प्राइमरी गोल है टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स बाय वैलिडेटिंग द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्लेम्स मेड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। In an era where investment advisors and algorithmic trading platforms often use past returns as a marketing tool, SEBI identified a need for a source of truth to protect retail investors from misleading or exaggerated claims. The operational framework involves Care Ratings Limited as the designated verification agency and the National Stock Exchange as the data center. This agency allows investors to access authenticated performance metrics, helping them make more informed decisions. By standardizing how risk and return are calculated and presented in advertisements, Parva strengthens the integrity of the Indian capital markets. And the agency moved from a pilot phase in the late 2025 to full-scale operations in May 2026, marking a significant step in SEBI's ongoing efforts to enhance investor protection and curb market malpractices through digital infrastructure. सेबी की बात करें तो इसको हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं एंड इट इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेबी को स्टैब्लिश किया गया 1988 में एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, देन इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर इन 1992। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान समय में सेबी के चेयरपर्सन हैं तुहिन कांत पांडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Consider the following statements regarding e-प्राप्ति पोर्टल। सो ई प्राप्ति पोर्टल जो है ये हाल ही में न्यूज में रहा है। आपको इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय द ईपीएफओ टू लिंक इन ऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट्स विद द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। And second, the portal utilizes Aadhaar based authentication to minimize the need for physical documentation and employer intervention. और थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज डिजाइंड टू असिस्ट ओनली दोज मेंबर्स हु हैव रिटायर्ड आफ्टर द एज ऑफ 55। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ई प्राप्ति पोर्टल से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें जो रिटायर्ड एज कर्मचारी हैं 55 तक के वो तो शामिल ही हैं, पर ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो ई प्राप्ति, यहाँ पर ई प्राप्ति में फुल फॉर्म है इसका ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, एंड इट वाज स्पेसिफिकली लॉन्च्ड बाय द ईपीएफओ to bridge the gap between physical mode legacy accounts and the digital UAN ecosystem. So there are millions of inoperative accounts that have been idle for decades. So this portal allows for their identification and tracking. और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका कोर है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन which streamlines the verification process, and this reduces the burden on the employee to visit EPF offices or seek manual intervention from the previous employers, thereby enhancing the ease of doing business and personal financial management. So ये जो पोर्टल है इसका स्कोप जो है वो काफी ब्रॉडर है। वाइड it significantly help members who retired after the age 55, but it does not restrict it to them. So it also target accounts that became inoperative after 3 years of no contributions, regardless of the age of member. So the phased rollout initially requiring a member ID and later expanding to those without one demonstrates a comprehensive strategy to recover long pending deposits. So by utilizing auto mode processing, the portal builds on the EPFO's record of setting over 8 crore claims in the previous fiscal year, making it a vital tool for social security in India. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में ये जो ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया है ईपीएफओ ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएनएस महेंद्रगिरी वॉज बिल्ट बाय विच शिप बिल्डिंग कंपनी। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रही है जो आईएनएस महेंद्रगिरी है इसका निर्माण किस जहाज निर्माण कंपनी के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कोची शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉट हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, थर्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आईएनएस महेंद्रगिरी का जो निर्माण है वो किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। आप देख सकते हैं आईएनएस महेंद्रगिरी इज द सिक्स्थ नीलगिरी क्लास stealth frigate delivered to the Indian Navy on 30th of April 2026. So it was constructed at Majgaon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai, marking progress in indigenous warship building.
So Project 17A frigates are advanced multi-mission warship with improved stealth, survivability, and combat capabilities. And this ship was designed by the Warship Design Bureau using an integrated construction approach. So it uses combined diesel or gas propulsion along with controllable pitch propellers. तो आप ध्यान रखेंगे आईएनएस महेंद्रगिरी जो है ये संबंधित है प्रोजेक्ट 17A से और इसको कंस्ट्रक्ट किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization launched the Padma Dore Textile Initiative under the Ministry of Development of Northeastern Region? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत पद्मा डोरी वस्त्र पहल जो है ये किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, थर्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो पद्मातुरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। आप देख सकते हैं North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation launched Padmaturi Textile Initiative under the Ministry of Development of Northeastern Region. So Padmaturi combines Edi silk of Northeast India with Chanderi weaving tradition of Madhya Pradesh, and it reflects the vision of Narendra Modi under Ek Bharat Shresth Bharat, and it promotes sustainable and ethical textile production using indigenous knowledge system. So this initiative integrates traditional craftsmanship with innovation and modern market relevance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इटली। सो यहाँ पर इटली देश से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड ऑन द एपेनाइन पेनिनसुला। सेकंड इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इटली से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं सो रिसेंटली India and Italy unveiled a bilateral military cooperation plan 2026 and 27 outlining the military engagements between the armed forces of both countries. So Italy की बात करें तो it is located in South Central Europe on the Apennine Peninsula and it shares its border with Switzerland and Austria in the north, Slovenia in the northeast and France in the northwest. And also it is bordered by the Adriatic Sea in the east, Sea of Sicily in the south, and the Ionian Sea in the southeast, the Ligurian Sea and the Tyrrhenian Sea in the southwest. Vatican City and San Marino are the two enclaved sovereign states within Italy. और इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक और यहाँ की मेजर रिवर है पो जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इटली की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Consider the following statements regarding गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। एंड सेकेंड, इट सर्व्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द गिर नेशनल पार्क्स लायन पॉपुलेशन। और इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है गिर नेशनल पार्क से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल सेकंड करेक्ट है, क्योंकि ये जो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है गुजरात राज्य में, ना कि महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं। So, 10 years after it was notified as an eco-sensitive zone, a committee of monks recently demanded scrapping of this conservation status for the Girnar Wildlife Sanctuary that houses 54 lions so that all religious activities can be organized freely. Girnar Wildlife Sanctuary जो है, it is located in the Junagadh district of Gujarat. It spans the rugged terrain of the Girnar Hills, which are the part of the Saurashtra region. Girnar has a rich cultural and religious significance with the Hindu and the Jain temples situated on the hills. यहाँ के फ्लोरा की बात करें तो predominantly dry deciduous forest with the species like teak, dark acacia and other drought resistant plants are there, and the sanctuary supports a mix of dense forest, open scrub and grasslands. इसके साथ ही अगर हम फौना की बात करें तो इट इज फिल्ड विद अबंडेंट वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एशियाटिक लॉयंस, स्पॉटेड डियर, सांबर, चिंकारास, leopards, Indian golden jackals, and around 300 species of birds, which include both resident and migratory. So it serves as an extension of the Gir National Park's lion population. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है गुजरात राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the bilateral merchandise trade volume between India and Tanzania in the year 2025 and 26 as highlighted during the 5th India-Tanzania Joint Trade Committee meeting? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति की जो 5वीं बैठक है उसके दौरान यह बताया गया कि वर्ष 25-26 में भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा कितनी थी। यहाँ पर आपको वो वॉल्यूम बताना है कि इन ईयर्स में जो ट्रेड वॉल्यूम है बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया वो कितनी रही। आपके ऑप्शंस हैं 8.64 बिलियन डॉलर, 9.02 बिलियन डॉलर, 1.1 बिलियन डॉलर या फिर 9.64 बिलियन डॉलर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिया और तंजानिया के बीच में जो ट्रेड वॉल्यूम रहा 25-26 में वो रहा 9.02 बिलियन डॉलर। आप देख सकते हैं। The fifth session of the India-Tanzania Joint Trade Committee was held in Dar es Salaam, Tanzania, highlighting that bilateral trade between the two nations has crossed $9 billion mark. A comprehensive review of the bilateral merchandise trade reflected steady and consistent growth since the fourth Joint Trade Committee held in August 2017. And the bilateral trade officially reached 9.02 billion in the period of 25-26. So this marks a significant increase from the previous financial year, rising from $8.64 billion in 24-25. आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 5th सेशन हुआ है इंडिया तंजानिया जॉइंट ट्रेड कमेटी का, ये इसका आयोजन तंजानिया में किया गया है। साथ ही जो
सेशन होगा उसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the development of greenfield airports and their role in regional economic transformation, consider the following statements. So यहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास और क्षेत्रीय आर्थिक परिवर्तन में जो उनकी भूमिका है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट इन्वॉल्व प्राइवेट पार्टिसिपेशन। सेकेंड, development of large air cargo hubs can be significantly enhance regional economies by improving supply chain efficiency and facilitating export-oriented growth. और थर्ड स्टेटमेंट है, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंटीग्रेटिंग expressways, corridors, and airports can reduce logistics cost and improve overall economic competitiveness. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं उनका जो रोल है रीजनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वो है सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं दे आर ऑफन डेवलप्ड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप यहाँ देख सकते हैं। So, greenfield airports in India are often developed under the public-private partnership models. For example, Bengaluru, Hyderabad, and Jewar, where private players play a major role along with government agencies. So, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक्ट करती है एज रेगुलेटर और फैसिलिटेटर, बट इट डज नॉट exclusively develop such products. So, air cargo hubs are critical for high value, time sensitive trade such as electronics, pharmaceuticals, and perishables. And they contribute to export promotion, integration with global value chains, and generation of employment. So, globally, a significant share of trade by the value moves through air cargo, making such hubs vital for economic growth. Integration with multimodal infrastructure reduces transit time, logistics cost, and डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं एंड एक्सप्रेसवेज लिंक्ड टू एयरपोर्ट ये एनहांस करते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस को एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। सो दिस अलाइंस विद initiatives like PM Gati Shakti and the National Logistics Policy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Korowai tribe is primarily found in which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोरोवाई जनजाति जो है वो मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो कोरोवाई ट्राइब संबंधित है इंडोनेशिया से। आप देख सकते हैं The Korowai tribe is being re-examined as earlier myths about cannibalism are being challenged. So the tribe lives in the southeastern region of Papua, Indonesia and remained isolated under the 1970s. The Korowai people are known for building tree house high above the ground for safety and survival, and they depend on forests for hunting, gathering and daily livelihood. So their culture reflects a deep connection with the nature and traditional practices. The tribe was often sensationalized in media for alleged cannibalism. Historically, evidence suggests such practices were limited and linked to social and spiritual disbelief.
तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो कोरोवाई ट्राइब है ये संबंधित है इंडोनेशिया से। Consider the following statements regarding India Cambodia bilateral military exercise SINBAX 2026। सो यहाँ पर भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो सिनबैक्स 2026 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज द थर्ड एडिशन कंडक्टेड फ्रॉम द 4th to 17th of May 2026। And second, the Indian Army contingent majorly comprises personnel from the 6th Sikh Infantry Regiment। और इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है, आपको बताना है सिनबैक्स एक्सरसाइज जो है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, सो द इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया कंबोडिया bilateral military exercise SINBAX 2 2026 and the exercise will be conducted under the framework of Chapter 7 of the UN mandate showcasing company level joint training for operations in sub-conventional environment। So the Indian Army contingent comprises 120 personnel who are majorly from the battalion of the Maratha Light Infantry Regiment, whereas Cambodian contingent comprises 160 personnel from the Royal Cambodian Army। So the primary objective of this exercise is to enhance interoperability, coordination and operational synergy between the contingents of the both nations। It aims to showcase capabilities towards maintaining global peace and enhancing and exchanging operational experiences in semi-urban environments against hostile forces। तो आप ध्यान रखेंगे, सिनबैक्स 2 2026 ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस वर्ष आयोजित होने वाला ये सेकेंड एडिशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टेमिस प्रोग्राम। सो यहाँ पर आर्टेमिस प्रोग्राम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून एंड use it as a launchpad for deeper space exploration। And second, it provides a legally binding international framework with enforcement mechanisms for dispute resolution and compliance in space activities। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है, आपको बताना है आर्टेमिस मिशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। The Artemis program represents a new phase in global space exploration focusing on sustained lunar presence, international collaboration, and future missions to Mars। So, the program envisions returning humans to the moon, particularly the South Pole, and developing sustainable infrastructure to enable future missions to Mars and beyond। So the Artemis Accords lay down principles such as peaceful use, transparency, interoperability, and resource utilization। While they are not strictly enforceable like treaties, they function as a normative framework guiding international cooperation। जो आर्टेमिस अकॉर्ड है इसको मोर देन 50 कंट्रीज ने साइन किया है जिसमें भारत भी शामिल है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।